राहुल आज ही इंग्लैंड से पूरे 10 साल के बाद अपने गांव के पुश्तैनी घर लौटा था। साथ में उसकी बीवी मारिया और उसके 2 बच्चे भी थे। उसके बच्चों की ज़िद थी कि इस बार का समर वेकेशन वो अपने दादा के पुराने घर पर मनाएंगे। राहुल का 9 साल का बेटा सूरज और उसकी बेटी शीना टैक्सी की पीछे की सीट पर बैठे थे। वो लोग पूरे 15 दिन गांव के अपने उस पुराने घर में रुकने वाले थे। राहुल आगे ड्राइवर के साथ बैठा उसे रास्ता बता रहा था। एक तो गांव की टूटी फूटी कच्ची सड़कें, ऊपर से वहां पर नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए राहुल को ही ड्राइवर को रास्ता बताना पड़ रहा था। तभी टैक्सी का ड्राइवर, जो बहुत देर से खामोश था, वो अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोला, साहब एक बात पूछूं? राहुल ने बोला, पूछो। साहब वो घर तो कई सालों से खाली पड़ा है और उस घर के तो आसपास से भी कोई गुजरना नहीं चाहता। साहब सुना है उस घर में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी और आज भी उसकी आत्मा उस घर में भटकती है साहब। राहुल ने टैक्सी ड्राइवर को डांटते हुए कहा, तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, और तुम ये अफवाहें फैलाना बंद करो, समझे, और चुपचाप टैक्सी चलाओ। इसके बाद राहुल अतीत की यादों में खो गया कि कैसे उसका बचपन गांव के इस पुराने घर में बीता था, कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन गांव में खेला करता था और रात होते ही राहुल अपने दादा के पास जम जाता था। उसके दादा उसे रोज़ रात को छत पर सोते हुए कहानियाँ सुनाते थे और राहुल उनकी कहानियाँ सुनते सुनते जैसे उसी का पात्र बन जाता था। लेकिन समय पंख लगाकर कब उड़ गया पता ही नहीं चला और वो ग्रेजुएशन करके इंग्लैंड पढ़ने के लिए चला गया। वहीं उसे मारिया मिली और उन्होंने शादी कर ली। इस बीच उसके दादाजी भी चल बसे और उसके पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए। तब से उनका गांव का ये घर किराए पर ही था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 5 साल पहले उनके गांव के मकान में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से कोई भी इस मकान को किराए पर लेने के लिए तैयार ही नहीं था और उनका ये घर पिछले 5 सालों से यूं ही बंद पड़ा था। राहुल अपने ख्यालों में डूबा था। तभी उसकी बेटी शीना ने मारिया से पूछा, मम्मा क्या सच में घोस्ट होते हैं? राहुल की बीवी मारिया भी बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। मारिया ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में बच्चों को समझाते हुए कहा, नो बच्चों, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, अंकल तो स्टोरी सुना रहे थे। ये देखकर राहुल ने एक बार फिर से ड्राइवर को डांटते हुए कहा, तुम फिर शुरू हो गए, मैंने तुम्हें मना किया ना, अब बच्चों के सामने फिर से यह कहानियां मत बनाना, बच्चे डर जाते हैं। राहुल को गुस्सा होते देख ड्राइवर ने कहा, साहब मैंने तो जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल गया था, लेकिन उजाला अभी भी था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए धुंध होनी शुरू हो गई थी। राहुल ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना टाइम लगेगा भैया? ड्राइवर ने जवाब दिया, बस पहुंच गए साहब। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आ गई आपकी मंजिल। टैक्सी उनके पुश्तैनी घर के सामने आकर रुकी तो उसमें से राहुल के दोनों बच्चे बाहर निकलकर घर की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें देखकर मोहन, जो राहुल के पुश्तैनी घर का केयर टेकर था और पिछले 5 सालों से उनके वीरान पड़े घर की हिफाजत कर रहा था, मोहन दौड़ता हुआ आया और उनका सामान उठाकर चल दिया। राहुल के दोनों बच्चे भी मोहन के साथ उछलते हुए मकान की ओर बढ़ गए। इधर मारिया कार से उतरकर
वीरान और शाही ठाट से खड़े गांव के उस मकान को देखे जा रही थी। तभी राहुल ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? मारिया ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुम्हारे इस घर को देख रही हूँ, कितना पुराना हो गया है, बट इसकी डिज़ाइन, इट्स अमेजिंग। राहुल ने जवाब दिया, होगा क्यों नहीं मैडम, हमारा मकान उस टाइम में भी गांव में सबसे आलीशान था। हालांकि उनके घर में जो चमक और खूबसूरती 10 साल पहले थी वो अब खो चुकी थी। उसकी जगह अब उस पर उगी घास और हरी शैवाल ने ले ली थी, जो उसकी जर्जर हो चुकी स्थिति से अवगत करा रही थी। मेन गेट जंग खा चुका था। वो लोग अभी अंदर जा ही रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। उसने अपने हाथ में लाठी ले रखी थी और उसके बाल उलझे हुए से थे। उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। देखने पर ऐसा लगता था कि वो लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? राहुल ने उसे बताया, ये हमारा पुश्तैनी घर है, हम लोग विदेश में रहते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए कुछ दिन यहाँ आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही ये बात सुनी वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, यहाँ कोई नहीं रह सकता, वो सबको मार देगी, तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उनके घर का केयर टेकर मोहन वहाँ आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, क्यों साहब को परेशान कर रही है, पागल कहीं की। मोहन ने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाकर राहुल से कहा, साहब आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो गांव की एक पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है। इसका एक बेटा था जो अचानक एक दिन मर गया, तब से बेचारी पागल हो गई। आप तो आराम से अंदर चलिए। मोहन ने जंग लगे सरियों से बने गेट को खोलते हुए कहा। दरअसल मोहन ही पिछले कई सालों से राहुल के घर की देखभाल करता था। इसके बाद मोहन ने घर के अंदर का गेट भी खोला। घर अंदर से काफ़ी पुराना लग रहा था और उनके घर के आसपास बने मकान भी लगभग वीरान हो चुके थे। धूल और पत्तों से सारा घर भरा पड़ा था। राहुल ने जब मोहन से आसपास के घरों के बारे में पूछा तो उसने बताया, धीरे धीरे सब गांव छोड़कर शहर चले गए साहब, वैसे भी आजकल गांव में कौन रहना चाहता है। इतना बोलकर मोहन ने अपने दोनों हाथों में उनके बैग उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया और वो चारों भी मोहन के पीछे पीछे घर के अंदर आ गए। उनका घर बरसों से खाली पड़ा था। वो जो भी बात कर रहे थे उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। पूरे घर में जगह जगह मकड़ियों ने जाले और चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। मोहन ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया। जैसे ही मोहन ने कमरे का गेट खोला वैसे ही फर्र से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। अंदर पूरे कमरे में किराएदारों का पुराना सामान बिखरा पड़ा था जो ना जाने कितने सालों से वहाँ पड़ा था। ऊपर से पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। मोहन ने उनके बैग कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान अच्छे से रख लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला गया। अब उन्हें पूरे घर की सफाई करनी थी क्योंकि पूरा घर धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। इसलिए वो लोग तुरंत साफ सफाई करने में लग गए और आखिरकार
पूरे 3 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने घर की साफ सफाई करके अपना सामान अच्छे से रख लिया। तब तक मोहन ने खाना भी लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, साहब नीचे आ जाइए, खाना लगा दिया है। मोहन की आवाज़ सुनकर तुरंत सब नीचे आ गए, क्योंकि अब उनका भूख से बुरा हाल हो रहा था। क्योंकि एक तो वो लंबा सफ़र करके आए थे, ऊपर से आते ही उन्हें घर की साफ सफाई के काम में लगना पड़ा था। इसलिए अब उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी और नींद भी आ रही थी। बच्चे तो बार बार अपनी माँ मारिया से पूछ भी रहे थे, मम्मा भूख लगी है, खाना कब मिलेगा। बच्चों को भूख से परेशान होता देख राहुल कुर्सी पर बैठते हुए बोला, चलो चलो जल्दी से खाना लगाओ मोहन, और बच्चों को पहले दो, उन्हें भूख लगी है। फिर मोहन ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। सभी लोग मोहन की तारीफ करते करते खाना खाने लगे। मोहन डाइनिंग टेबल के एक किनारे हाथ जोड़कर खड़ा था। खाना खाते खाते राहुल ने मोहन से उन अफवाहों के बारे में पूछा जो उसे रास्ते में टैक्सी वाले ने बताई थी। इस पर मोहन ने जवाब दिया, अरे क्या साहब, आप भी लोगों की बातों में आ गए। ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, मुझे तो आज तक किसी लड़की की आत्मा नहीं दिखी। फिर राहुल ने मोहन से पूछा, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? मतलब इतने बड़े घर की अकेले देखभाल करते, अगर तुम बोलो तो तुम्हारे साथ एक आदमी और रख दें, तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी और साथ भी हो जाएगा। एक से भले दो, क्यों मारिया? मोहन ने कहा, अरे रहने दो साहब, इस घर में काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? मोहन ने राहुल से कहा, अरे साहब वही गांव वालों की अफवाहों की वजह से। साहब आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कई लोगों से बात भी की है, लेकिन वो कहते हैं ना बाबा, इस घर के तो हम सामने से भी नहीं निकलना चाहते। यहाँ हमने शाम के बाद कई बार एक औरत को बाहर चौकी पर बैठे रोते देखा है। हमें यहाँ काम करके अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। भूत प्रेतों की बात सुनते ही राहुल फिर से चिढ़ गया और बोला, क्या बकवास है ये मोहन, तुम भी ऐसी बातों में विश्वास करते हो? देखो बच्चे कितना डर गए आपकी इन फालतू बातों से। वास्तव में दोनों बच्चे बहुत डर चुके थे। वो खाना छोड़कर अपनी माँ मारिया से चिपक गए थे और मोहन का मुंह ताक रहे थे। ये देखकर मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ साहब, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने तो वही कहा जो उन लोगों ने मुझसे कहा था। खाना खाते खाते रात के 11 बज चुके थे। मोहन ने घर के सभी गेट सावधानीपूर्वक बंद कर दिए थे। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली गई। गांव में लाइट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मोहन ने पहले से लालटेन तैयार रखी थी और लाइट जाते ही उसने प्रकाश के लिए लालटेन जला दी थी। रात का खाना खाने के बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे से बचते बचाते ऊपर जा रहे थे। राहुल आगे आगे सबका हाथ पकड़कर चल रहा था। उसके पीछे बच्चे और मारिया उसका हाथ पकड़कर चल रहे थे। राहुल बीच बीच में पीछे मुड़कर बच्चों और मारिया को ध्यान से आने के लिए कह रहा था, लेकिन इस बार राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे एक क्षण के लिए नीचे हॉल की दीवार के पास अंधेरे में कोई लड़की खड़ी दिखी। ये सिर्फ एक क्षण के लिए था, जैसे आसमान में एक पल के लिए बिजली चमकती है। ये देखकर राहुल कुछ मिनट के लिए चौंक कर वहीं खड़ा हो गया। तभी बच्चे उसे बोलने लगे, पापा क्या हुआ, रुक क्यों गए, चलो ना। राहुल ने तब अपना ध्यान वहाँ से हटाया और कहा, हाँ हाँ चलो बेटा। राहुल ने इस बारे में मारिया और बच्चों से कुछ नहीं कहा। दरअसल वो खुद ही कंफ्यूज था कि ये था क्या जो उसने देखा। इसके बाद वो सब अपने रूम में आ गए। अब तक रात के 11:40 हो चुके थे और उन सबको बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सब कमरे में आते ही सीधा सो गए।
रात के तकरीबन 2 बजे राहुल के कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी जिसने उसकी आंखें खोल दी। राहुल ने तुरंत उठकर देखा तो कमरे में अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उसने एक बार पास सो रही मारिया और बच्चों को देखा। दिन भर की थकान से वो सब एक गहरी नींद में सो रहे थे। राहुल उठकर बैठ गया। उसे महसूस हुआ जैसे नीचे हॉल में कोई है। उसने उठकर सीढ़ियों से झांककर नीचे हॉल में देखा, लेकिन नीचे हॉल में तो कोई भी नहीं था। पर यह उसका भ्रम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली दफ़ा हुआ था। ऐसा सोचते हुए राहुल अपने बेड की ओर जैसे ही मुड़ा तो उसे नीचे हॉल से कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई भारी सामान खिसका रहा हो। राहुल सोच में पड़ गया, क्योंकि नीचे तो मोहन के अलावा कोई था ही नहीं और मोहन भी इस वक्त सो रहा होगा। और वो भला आधी रात को क्या सामान खिसकाएगा? तो फिर वो आवाज़ कैसे और कहाँ से आ रही थी? आशंकाओं से भरा राहुल धीमे धीमे कदमों से नीचे की तरफ देखता सीढ़ियाँ उतरने लगा। सामान खिसकाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों से लेकर नीचे पूरे हॉल में कोई नज़र नहीं आ रहा था। पूरे हॉल में एक अजीब सा डर बिखरा हुआ था, मानो वहाँ पर कोई और भी मौजूद हो। आज राहुल उन्हीं सीढ़ियों से डरते डरते उतर रहा था जिन सीढ़ियों से चढ़ते उतरते उसका पूरा बचपन बीता था। लेकिन अब ये वो घर नहीं लग रहा था। यहाँ की हर चीज़ में अब एक अजीब सा खौफ था। फिर भी राहुल धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में आया तो हॉल में कोई नहीं था, लेकिन हॉल में सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सामान खिसकाने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। राहुल देखने के लिए आगे बढ़ा कि स्टोर रूम में कौन है। स्टोर रूम की लाइट भी जल रही थी। राहुल डरते डरते आगे बढ़ रहा था। हॉल की खिड़कियों के उड़ते पर्दों से भी वो डर रहा था, लेकिन राहुल जैसे तैसे स्टोर रूम तक पहुंचा और उसने स्टोर रूम का गेट पूरा खोला जो पहले से आधा खुला हुआ था। और जब उसने स्टोर रूम के अंदर देखा तो वो डर से पूरा जम गया। उसके चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। राहुल को तो मानो काटो तो खून नहीं ऐसा। स्टोर रूम में एक लड़की फर्श पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए से। गले में मोटी खुरदरी रस्सी का फंदा था जो उसके गले की चमड़ी को काटकर अंदर चला गया था, जिसे वो लड़की दर्द से तड़पती हुई निकालने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में उसके दोनों हाथ और उसके पूरे कपड़े खून से भर गए थे। जो खून उसके गले से रिस रहा था उसकी कुछ बूंदें फर्श पर भी बिखर गई थी। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, स्टोर रूम की लाइट अपने आप बंद हो गई और पूरे स्टोर रूम में काला अंधेरा छा गया। राहुल ने फटाक से एक हाथ अंदर डालकर लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भर गया। तभी राहुल को अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। राहुल ने जब मुड़कर देखा तो रोशनी के लिए डाइनिंग टेबल पर रखे लालटेन को एक अनजान हाथ ने हवा में उठा लिया था। ये देखकर राहुल डर के मारे हाँफने लगा और उसने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर आकर राहुल ने जल्दी से कमरा बंद किया और बिस्तर पर आकर कंबल को सिर तक ओढ़कर सो गया। उसे ऊपर आते वक्त
ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसे नीचे कोई रोकना चाह रहा हो, मानो कोई दौड़कर उसके पीछे आया हो और उससे कहना चाह रहा हो कि मत जाओ। खौफ के मारे राहुल की सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कंबल से मुंह बाहर निकालकर देख सके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में खड़ा उसे ही देख रहा है। वो मारिया को भी नहीं जगा सकता था। इस दौरान कब राहुल को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, और सुबह उसकी आंख तब खुली जब मारिया उसके पास कॉफ़ी लिए खड़ी थी। राहुल ने उठकर मारिया को गुड मॉर्निंग कहा और उससे बच्चों के बारे में पूछा। रात की घटना के बाद अब उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी, लेकिन उसने मारिया से इस बारे में कुछ भी बात नहीं की। केवल उसने मारिया से इतना ही कहा कि वो बच्चों का ध्यान रखे क्योंकि वो नई जगह है। इसके बाद मारिया और बच्चे गांव में घूमने के लिए निकल गए, लेकिन राहुल ने तबीयत को सही नहीं लग रही ऐसा कहकर उनके साथ जाने से मना कर दिया। दरअसल राहुल घर पर रहकर मोहन से रात वाली घटना के बारे में बात करना चाहता था और उससे पूरी सच्चाई जानना चाहता था। उसने मारिया और बच्चों के लिए एक गाइड बुक कर दिया था जो उन्हें गांव में घुमा सके। साथ ही उसने उनके लिए एक टैक्सी भी बुक कर दी थी। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई और वो सब घूमने के लिए निकल गए। उनके जाते ही राहुल ने मोहन को आवाज़ लगाई। मोहन। मोहन, जो उस वक्त रसोई घर में कुछ काम कर रहा था, तुरंत बाहर आया और बोला, जी साहब। राहुल ने मोहन को बाजू से पकड़ा और कहा, तुम ज़रा 1 मिनट मेरे साथ ऊपर चलो। मोहन हैरान सा हो गया। उसके मुंह से इतने ही शब्द निकले, अरे साहब, कहाँ हो गया? हमसे कोनो गलती हो गई का? लेकिन राहुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सीधा उसे ऊपर के कमरे में ले जाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और मोहन से बोला, मैं जो कुछ भी पूछूं सच सच बताना। मोहन हैरान परेशान सा बोला, क्या बात है साहब? फिर राहुल ने मोहन से पूछा, मोहन, मुझे सच सच बताओ, इस घर में क्या हुआ था? और वो लड़की कौन है जिसकी बातें सारे गांव वाले करते हैं? ये सुनकर मोहन सक पका सा गया और बात को टालते हुए कहने लगा, अरे साहब, आप फिर से गांव वालों की बातों में पड़ गए। यहाँ कुछ भी नहीं है साहब, सब अफवाहें हैं। मोहन ये बोल जरूर रहा था, लेकिन वो कुछ छुपा रहा था जिसे राहुल भी समझ गया था। इसलिए राहुल फिर से कड़क आवाज़ में बोला, अच्छा, सब अफवाहें हैं, तो तुम ये बताओ कि यहाँ आसपास के सब घर अचानक से वीरान क्यों हो गए? क्या सब लोग शहर चले गए? पूरे गांव में कोई भी इस घर के सामने से निकलना भी नहीं चाहता। फिर तुम अकेले यहाँ कैसे रहते हो? तुम क्यों नहीं भाग जाते शहर? तुम्हें पता भी है कल मेरे साथ क्या हुआ था? राहुल ने अपने मन में उठ रहे सभी सवाल एक साथ मोहन से पूछ लिए थे, लेकिन मोहन अब भी खामोश था। फिर राहुल ने उससे कहा, तुम जानते भी हो कल रात यहाँ मेरे साथ क्या हुआ? नीचे स्टोर रूम में वो लड़की, उसके गले में पड़ी हुई वो रस्सी, उसके गले से बहता वो खून। राहुल ने अपने साथ हुई सारी घटना मोहन को बता दी। राहुल की बात खत्म होते ही मोहन हताश था, बेड पर बैठ गया, मानो उसे किसी बात का गहरा सदमा लगा हो। राहुल मोहन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मोहन, यह मेरा पूरा परिवार है। मेरे छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में है, प्लीज़ मुझे सच बताओ। अब मोहन रोने लगा, जैसे उसने बरसों से अपने अंदर कुछ दबा रखा था। उसने बताना शुरू किया, साहब, जिसे आपने कल रात देखा और जिसे सब गांव वाले देखते हैं, वो और कोई नहीं, मेरी इकलौती बेटी की आत्मा है। मेरी बेटी कोमल की आत्मा। तुम्हारी बेटी की आत्मा?
लेकिन तुम तो उस घटना के बाद इस घर में आए थे ना, फिर वो तुम्हारी बेटी कैसे? राहुल ने हैरान होते हुए एक कुर्सी मोहन के पास खींचकर उस पर बैठते हुए कहा। फिर मोहन ने आगे बताया। साहब, कोमल मेरी इकलौती बेटी थी। उसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। मैंने अकेले ही उसे बड़े लाड प्यार से पाला। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है। उस दिन सुबह से ही बरसात हो रही थी। शाम होते होते भी बरसात रुकी नहीं थी। शाम के 7 बज गए थे, लेकिन कोमल अब तक घर नहीं आई थी। और उस दिन ना जाने क्यों मुझे सुबह से ही कुछ अमंगल होने का एहसास हो रहा था। कोमल पिछले कई महीनों से शाम को देर से ही घर आती थी। कई बार तो वो रात को घर आती ही नहीं थी। फिर बाद में फ़ोन करके बताती कि वो अपनी सहेली के घर रुकी है और कल सुबह आएगी। मैं उससे पूछ पूछ कर थक चुका था कि वो कौन सी सहेली के घर जाती है, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं। दिन में जब कभी वो घर पर भी होती तो बस अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती। उससे मिलने कभी उसकी कोई सहेली हमारे घर नहीं आई, ना मैंने कभी उसकी किसी सहेली को देखा। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं बस उसके घर लौटने का हर दिन इंतज़ार ही करता रहता था और मन ही मन डरता रहता कि कहीं कोमल को कुछ हो ना जाए। लेकिन उस दिन वो शुभ घड़ी आ ही गई। मैं अपने घर में बैठा कोमल के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी घर की डोर बेल बजी। मुझे लगा कोमल आ गई, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। लेकिन सामने गांव के 3-4 आदमी हाथ में छाते लिए खड़े थे। उन सब के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप सब यहाँ? उन लोगों ने कहा, काका काका हमारे साथ चलिए, वो आपकी बेटी कोमल। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ कोमल को? काका बस हमारे साथ चलिए जल्दी। मेरा मन आशंकाओं से भर आया। मैंने तुरंत घर से छाता लिया और उनके साथ चल दिया। पूरे रास्ते मेरा मन घबराता रहा। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। शाम की हल्की रोशनी में बिजलियां कड़ाके लगा रही थी, जिसे देखकर मेरा मन और घबरा रहा था। लेकिन कोई भी मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही देर में मुझे लेकर वो एक मकान तक पहुंचे और वो लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। एक मनहूस से कमरे में मेरी बेटी कोमल फांसी के फंदे पर झूल रही थी। ना जाने कब की उसने फांसी खा ली थी। रस्सी उसके गर्दन में पूरी गड़ चुकी थी। गर्दन से निकला खून भी सूख चुका था। मेरी बेटी न जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन आखिर क्यों उसने ऐसा किया, और इस मकान में वो कैसे आई? इन सब सवालों के जवाब उस खत में थे जो उसने बेड पर छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो रात के समय खाना खाने के बाद घूमने जाती थी। तब वो रोज़ रात को उस घर के आगे से निकलती थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों में उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उस घर से उसे पुकार रहा है, उसे अपने पास बुला रहा है। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन मैं शाम को उस घर के आगे से निकल रही थी। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ आई। जब मैंने वहाँ जाकर देखा कि कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं करता, तो झाड़ियों के पीछे एक बेहद डरावना काला साया खड़ा था। उसे देखने के बाद मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अगले दिन शाम से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। वो काला साया मुझे घर के हर कोने में दिखने लगा। वो मुझे इस घर में बुलाता था और मैं ना चाहते हुए भी
इस घर में आती थी। मैं नहीं जानती कि वो शैतान कौन है, लेकिन वो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसलिए आज मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना पापा। जानते हो साहब, वो घर किसका था? वो यही घर था साहब। इसी घर में मेरी बेटी ने फांसी लगाई थी, यहाँ इसी घर के स्टोर रूम में। सुनकर राहुल अवाक सा रह गया। फिर राहुल ने पूछा, पर मोहन तुम यहाँ पर क्यों रहने लगे? मोहन ने जवाब दिया, उस घटना के कुछ दिन बाद लोगों ने रात के वक्त इस घर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। कुछ लोगों ने रात को यहाँ एक लड़की को भी देखा। मैं समझ गया कि वो मेरी बेटी कोमल की आत्मा है, इसलिए मैं यहीं आकर रहने लगा। कम से कम मैं मरने के बाद तो अपनी बेटी के साथ रह सकता था ना। लेकिन मोहन तुम कब तक यहाँ ऐसे रहोगे? मतलब तुम्हारी बेटी की आत्मा कब तक यहाँ ऐसे भटकेगी? उसकी मुक्ति तो करानी पड़ेगी ना। फिर कुछ सोचकर राहुल ने कहा, ठीक है, तो आज रात को मैं उसका इंतज़ार करूँगा और उसी से पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद राहुल उठकर नहाने चला गया और मोहन अपने काम में लग गया। रात हुई। मोहन ने राहुल से पूछा, साहब क्या खाओगे? राहुल ने कहा, जो भी अच्छा बन जाए। फिर मोहन ने खाने में चावल बनाए। शाम ढलकर रात हो गई। मोहन चावल गैस से उतार ही रहा था, तभी शुरू हुई जबरदस्त बारिश। वो क्या भयानक बारिश थी, मानो आज तक के सारे रिकॉर्डों को हरा देगी। राहुल ने मोहन से पूछा, वो किस वक्त आती है? मोहन धीमे से बोला, कोई ठीक वक्त नहीं है साहब। कभी शाम के बाद सही आवाज़ें आने लगती हैं, तो कभी आधी रात को। उस समय रात के 10 बज रहे थे। मारिया और बच्चे बारिश के कारण किसी होटल में रुक गए थे। अच्छा ही हुआ, यहाँ आते तो उन्हें क्या जवाब देता। राहुल खुद से ही कल्पनाएं कर रहा था। अब तक का समय बिना उपद्रव के कटा था। राहुल और मोहन एक ही तख्ते पर पास पास लेटे थे। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। मोहन तुरंत ही राहुल से सटकर बोला, वो आ गई, वो देखो, वो वहाँ खड़ी है साहब। तब राहुल ने देखा कि स्टोर रूम की खिड़की के पास एक 24-25 साल की लड़की खड़ी है। वो बिखरे बाल, वो राहुल को देखती उसकी आंखें। राहुल ने फिर से उससे पूछा, कौन हो तुम? ठीक उसी समय ठक से माचिस जलाने की आवाज़ आई। उस घर में राहुल और मोहन के अलावा दूसरा कोई नहीं था। थोड़ी देर में वो छाया सी लड़की गायब हो गई। वो दोनों ही डर से जम गए। दोनों का शरीर पसीने से भर गया। ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि एक हाथ ने उस लालटेन को उठा लिया और उसे लेकर स्टोर रूम के पास तक गया। फिर एक हल्की सी पुकार आई, आओ। राहुल मोहन से बोला, चलो देखते हैं कहाँ ले जा रही है। मोहन बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। अरे डर किस बात का, वो तुम्हारी बेटी है। वो अब मेरी बेटी नहीं है साहब, उसके अंदर कोई शैतान है। राहुल ने जोर से उसका हाथ पकड़कर उठाया, फिर टॉर्च लेकर स्टोर रूम तक बढ़ा। वो हाथ जिसने लालटेन उठाया था वो अब स्टोर रूम के अंदर चला गया था। फिर राहुल और मोहन भी स्टोर रूम के अंदर चले गए। तब तक लालटेन को एक टेबल पर रखकर वो हाथ अदृश्य हो चुका था। अब वहाँ किसी का अस्तित्व नहीं था। फिर राहुल ने कहा, क्या हुआ, बात करो। कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोलो कौन है जो तुम्हें यहाँ बुलाता था? मोहन एकदम पत्थर हो गया था। राहुल के भी हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। उसी समय फिर से उस लड़की की आवाज़ सुनने में आई, वो मुझे यहाँ पर ले आया है, मुझे मुक्ति दिलाओ,
मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ। राहुल डरते हुए बोला। कौन हो तुम? फिर एक आवाज़ आई, मैं कोमल। राहुल ने पूछा, तुम कहाँ हो और किसने तुम्हें यहाँ बंदी बना रखा है? तभी स्टोर रूम में पड़ी कुर्सी की हिलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर राहुल ने स्टोर रूम के कोने में देखा तो वही लड़की कुर्सी पर बैठी उन्हें देख रही थी। अब उसके चेहरे पर गंभीरता थी। फिर वो लड़की उठी और बेड की तरफ बढ़ी। उसने बेड का गद्दा उठाकर नीचे से एक हरा कपड़ा सा निकाला। उस कपड़े को टेबल पर रखते ही वो फिर से अंधकार में मिल गई। राहुल ने टेबल के पास जाकर देखा, उस कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। राहुल ने उस कपड़े को खोला तो उसमें बालों का एक गुच्छा था। राहुल उन बालों की तरफ आश्चर्य से देख रहा था। तभी उन बालों से खून रिश्ता दिखा। उफ, क्या डरावना दृश्य था। तभी फिर से कुर्सी के हिलने की आवाज़ आई। राहुल ने उस तरफ देखा तो फिर से वही लड़की कुर्सी पर बैठी थी। अभी तक किसी जंगल की तरह शांत वो लड़की अचानक से चिल्लाकर बोली, अभी तक खड़े होकर क्या देख रहे हो? मुझे कष्ट हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। जल्दी से इसे जलाकर नष्ट कर दो, नहीं तो वो आ जाएगा। राहुल कांपते हुए बोला। कौन आ जाएगा? ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहो उससे, नहीं तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेगा चिरकाल के लिए। तुम केवल इतना जानो कि उसी के कारण मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई थी। इसके बाद राहुल ने देर करनी सही नहीं समझी। तुरंत जेब से लाइटर निकालकर उन बालों को जलाने लगा। राहुल ने उन्हें जलाने से पहले कांपते हाथों से कुर्सी की तरफ देखा। अब वो लड़की भी उन्हीं की तरह डर के मारे कांपने लगी थी। जैसे वो उससे डर रहे थे, वैसे वो किसी और से डर रही थी। अचानक उस लड़की के कंधों पर पीछे से दो भयानक हाथ आए और फिर एक काला डरावना सा साया अंधेरे में से निकला। उसे देखकर राहुल एक बार के लिए जम गया। शायद उसे हार्ट अटैक आ जाता अगर मोहन ने उसे झकझोरा ना होता। साहब जल्दी कीजिए, मेरी बेटी को मुक्ति दिलाइए। मोहन की आवाज़ सुनकर राहुल तुरंत होश में आया और उसने उन बालों में आग लगा दी और एक भयानक चीख के साथ वो लड़की धुआं बनकर उड़ गई। और इसके साथ ही उस पूरे स्टोर रूम में अंधेरा छा गया। और फिर उसी अंधेरे में वो भयानक काला साया उनके पास आया। उसके बाद बस उन दोनों की चीखें उस पूरे घर में गूंज उठी।